जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। और ये टेस्ट सीरीज नंबर ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है और ये टेस्ट सीरीज नंबर आपका 3 है। इसमें आपका 3 कंप्लीट होने वाला है। ये आपका टेस्ट सीरीज 3 का ये पार्ट नंबर 2 है ना। जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसको मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जितने भी टेस्ट अगर आप नहीं किए हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि यही जो सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने 110 तक ले कंप्लीट कराया था। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है कि यदि ए बी सी समीकरण इतना को संतुष्ट करते हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, जो समीकरण दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें आपको पता होगा दोस्तों, क्या पता होगा कि आपका होता है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए बी सी अगर आपका इसका क्या है, इसका मूल है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो b के स्थान पे कितना है आपका, देखिए यहाँ पे -3 है, तो -3 अब पहले से सूत्र में माइनस था। अब बटा ए के जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब में क्या सटल, कुछ नहीं तो एक सटल है, तो बटा 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। अब देखिए अगला चीज है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, पढ़े ना। उसी तरह से ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, ठीक है। क्या होता है सूत्र, सी बटा ए सूत्र होता है। तो सी बटा ए, तो सी के जगह पे क्या है और ए के जगह पे क्या है देख लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ ए है, बी है, सी के जगह कितना है आपका 2 है, और ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है। तो सी बाई ए आप यहाँ पे निकालेंगे मान, यानी 2/1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और एक और फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी ए बी सी, है ना, क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो डी के स्थान पे देखिए क्या है, तो डी के स्थान पे है देखिए ए है, बी है, सी है, डी। डी के स्थान पे कितना है 1, और यहाँ पे ए के स्थान पे भी 1 है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए। तो 1 आई सूत्र में माइनस था, और बटा 1 काटकूट करके कितना आ रहा है भाई, -1 आ रहा है। अब हमें ये सब निकल गया। अब पूछा गया है हमसे 1/a प्लस 1/b, है ना, और प्लस 1/c। तो यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ करिएगा तो a इंटू बी इंटू सी एलसीएम आ गया, और इसको सबको कीजिएगा तो यहाँ पे a से भाग दीजिएगा इस तीनों में, तो बच जाएगा bc, यानी a से अगर भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा bc, लेकिन हमने सजा के लिख दिया है, यहाँ पे bc है, ठीक है। फिर a से अगर आप भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा, अब b से भाग देंगे, सॉरी, b से अगर इसमें भाग देते हैं सब में तो b वाला तो कट जाएगा, तो बच जाएगा a c, है ना, यानी सी ए, तो ये हो गया। इसी तरह से c से भाग देंगे तो क्या बचेगा ए बी, यानी ये भी यहाँ है। सबको ऐसे हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है, एकदम सजा के लिख दिया है। तो इसका वैल्यू हमें पता था कितना आया है 2, और इसका वैल्यू हमें पता है -1 आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 2, और इसका वैल्यू कितना है -1, ठीक है। तो वही हमने काम किया है, भर दिया है, तो कितना आ गया -2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका -2 हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल है 111 हो गया, 112 देखिए, ठीक है। 112 में क्या दिया है ये देखिए, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाती है। अब बताइए आपका जितना भी आपका क्या होता है, अगर आप माध्यिका से मिलाते हैं, माध्यिकाओं को टोटल मिलाते हैं, किस तरह से मिलाते हैं देखिए, आपको हम बता भी देते हैं कैसे आप मिलाते हैं। तो उन माध्यिकाओं को अगर मिलाने से आपका क्या प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो अगर आपका जितना भी माध्यिका है, ठीक है, उस माध्यिकाओं को अगर आप मिलाते हैं, है ना, जैसे इस तरह से त्रिभुज है, और यहाँ इसका माध्यिका ये, इसका माध्यिका ये, और इसका माध्यिका ये, और ये सब का मिला तो यहाँ पे ये जो ये मूल बिंदु यहाँ पे केंद्र होता है, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बिंदु बोलते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है ये देखिए, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 है तो त्रिभुज के आधार का लंबाई क्या होगा। देखिए सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, त्रिभुज के आधार को मान लिया है x, और बोला था कि लंबाई उस आधार आधार से कितना 6 गो ज्यादा था। तो चलिए हमने वही कर दिया, 6 गो यहाँ पे ज्यादा कर दिया, यानी x + 6 कर दिया, ठीक है, लंबाई। अब क्या हो गया, अब आपको पता होगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था आपका 108, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने
ऊंचाई, ठीक है। तो यही हो गया हमारा तो 1/2 और आधार को हमने x माना है और ऊंचाई को x प्लस 6 कर दिया, ठीक है। x प्लस 6 कहाँ से, ये ऊंचाई देखिए, ये ऊंचाई को x प्लस 6 लिए है ना, आधार को x माने हैं, इस तरह से। अब हम क्या किए हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये 1/2 को हम इस 2 को हम उधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216, और 1 से में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर, और x में आपका 6 से तो 6x हो गया। अब इसका बाद में आप क्या करिएगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर है, प्लस प्लस उस साइड से इस साइड आया था माइनस हो गया, उधर कुछ नहीं तो 0 हो गया। अब इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए आप यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 216 है, तो 216 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 216 होगा। तो गुना करने पर 216 और जोड़ने घटाने पर 6, ऐसा अंक आना चाहिए, 2 अंक सोचना है आपको, ठीक है। कैसे आप गुणनखंड तोड़ते हैं उसी तरह से, तो 18 और 12 लेंगे तो हो जाएगा। 18 में 12 से गुना करेंगे तो 216 और 18 में से 12 को कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया है, ट्रिक से बनाया है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, 18 को प्लस में लिख दिए हैं और 12 को माइनस में लिखेंगे, तब ना प्लस माइनस घट के यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं सटा है, एक सटल है, एक से अगर आप इसमें डिवाइड भी करते हैं तो उतना ही आएगा, और उसके बाद में आप चिन्ह बदल के लिख देते हैं। एक में 18 से तो 18 आएगा, लेकिन चिन्ह बदल देंगे माइनस हो जाएगा। ये एक में 12 से भाग देंगे तो 12 आएगा, लेकिन माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। यही इसका 2 मूल निकल जाएगा, आप गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मान होता है ये माइनस वाला असंभव होता है, आप पता होगा आपको। ये माइनस वाला नहीं होगा, त्रिभुज के भुजा कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये प्लस वाला संभव होगा। और आधार की लंबाई बोला था, तो आधार की लंबाई कितना माने थे, आधार की लंबाई या ऊंचाई कितना माने थे, x प्लस 6, तो x का मान कितना है यहाँ 12, तो 12 को भर देंगे और 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 18, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। तो इसका आंसर 18 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, ये बोल रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% के छूट के बाद ये आपका कितना, तो 403.20 में बेचता है, और यदि कोई छूट नहीं देता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 28% लाभ होता है, 28% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एम पी है ना, मतलब जो उसका जो मेन प्राइस होता है ना, ठीक है, मूल्य प्राइस, ये हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य समझ रहे हैं ना, अंकित मूल्य जो है इसका, अंकित मूल्य कितना था, वो बोला था कि इसका मतलब जो आपका कितना दिया था 403 जो था आपका एमपी, यानी कि अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। मेन प्राइस जो होता है एमपी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला गया था दोस्तों, क्या बोला गया था कि इसका मेन प्राइस जो है, देखिए एक बार हम पढ़ के बताते हैं कि आपका यह अंकित मूल्य जो था 16% छूट के बाद कितना में बेचता है, तो 403.20 में बेचता है। तो ये एसपी ये छूट को कैसे लिखेंगे भाई, तो छूट 16% दे रहा था, तो 16 माइनस हो जाएगा 100 में से, तो कितना हो जाएगा 84, तो 100/84। अब इसको अब आप जैसे ही सोल्व करिएगा, इसको काट कूट करके गुना उना कीजिएगा, तो 480 रुपए जो आएगा इसका एमपी आ जाएगा, मेन प्राइस हो जाएगा। अब इसका सीपी पूछ रहा था, तो मेन प्राइस में कितना बोला था, कितना क्रय मूल्य पर कितना उसको लाभ हो जा रहा था, तो 28% का लाभ हो रहा था। 28% यानी 100 में 28 जोड़ दीजिए तो 128 हो जाएगा, तो 100/128 से गुना करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। और जैसे ही इसको आप काट छाट करिएगा, गुना उना करिएगा, तो आपका आ जाएगा 375 रुपया, ठीक है। हमने शॉर्टकट कर दिया है, काट कुट नहीं किया है, आप तो काटने छाटने आपको आता ही होगा इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 375, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता ही दिए कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा 375, ठीक है। अब अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि x% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में आपका कितना बोल रहा है 22,494 रुपया हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय राशि इतना होती। निवेश की गई धनराशि क्या था, ये पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ब्याज में जो वृद्धि बता रहा था, आपका ब्याज में जो वृद्धि बता रहा था वो पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमें कितना बता रहा था, आप क्वेश्चन में तो पढ़ लिए होंगे, ये कितना हो जा रहा था आपका 25,917 था ना, इसमें वो पहले से कितना था 7 वर्ष में कितना हो जा रहा था 22,494 था। उस साधारण ब्याज के वार्षिक ब्याज के x प्लस 4% के बाद में 7 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जा रहा था
17 रुपया। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना भाई, तो 3423 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एस आई जो होता है अपने अपने खुद में परसेंट, ये RT% के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, यानी पी यानी मूलधन है ना, गुने आर है ना, गुने टी है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो आपका +4 हो रहा था ना, तो वो 4 हो जाएगा आपका, और गुना 7 वर्ष के हिसाब से निकालना था तो गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, टी, और ये कितना था टोटल आपका, इतना दिया था, आया था हमारा। अब इसके बाद धनराशि अगर निकालते हैं तो सचो कितना होता है, 28 होता है, तो नीचे 28 चल गया है। परसेंट का मतलब होता है बटा 100 है ना, परसेंट का मतलब कितना होता है, बट्टा में 100 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे बट्टा में 100 ना होकर यहाँ पे बट्टा में जब हम 100 लिखेंगे तो यही 100 कहाँ ऊपर लिख दिया हूँ, कहाँ लिख दिया हूँ, ऊपर लिख दिया हूँ। और इसी को हम काट छाट करेंगे, ठीक है, इसी को काट छाट करके गुना उना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,225 रुपया। ठीक है, 12,225 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,225। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल कितना आ रहा है, 3। और निम्न में से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा n+4। लेकिन होगा कैसे, दिखाता हूं आपको। तो देखिए हमने क्या किया, कोई संख्या हमने क्या किया, वहां पे बोला था कि संख्या जो था धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेष 3 बच जा रहा था, तो 7 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जा रहा है, तो आपको पता होगा a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो अगर हम इसको संख्या मान लेते हैं और b हमें 7 से भाग देना था तो 7, और q का मान अगर हम 1 मान लेते हैं, शेष 3 था, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो गया, एक संख्या निकाले हम तो 10 आया, जो कि नई संख्या 7 से विभाजित होने के लिए 7 का गुना होना चाहिए। 7 से कोई भी अगर हम नई संख्या अगर मानते हैं तो सबको 7 से विभाजित होने के लिए 7 के पहाड़ा में होना चाहिए। तो हमने वही लिख दिया है, 7 7 × 14 7 × 7 28। ठीक है, और यहाँ पे 10 जो संख्या था उसमें क्या हो जाएगा, n 1 2 3 4 जुड़ जाएगा, यानी हमें, और हमने इसको संख्या को क्या माना है, तो n माना है, तो यहाँ n+4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो n+4 इसका आंसर हो गया। अब अगला देखिए, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि किसी समष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण इतना है, तो अष्टभुज के बहिष्कोण पूछ रहा है। जब अंतःकोण पता हो जाए, है ना, समष्टभुज कोई भी हो, जब अंतःकोण एगो पता हो जाए बहुभुज की और बाह्य कोण निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 180 में से इसको अंतःकोणों को घटा दीजिएगा तो बाह्य कोण निकल जाएगा। यानी बाह्य कोण अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पर हमें 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, ये देखिए, बोल रहा है कि 27/25 का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो अगर हम 27 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, आप इसको भाग देके देख लीजिए। चलिए हम भाग देके दिखा देते हैं। 25 को भाग देंगे 27, 25 से भाग देंगे 27 को, तो कितना, एक बार में 25 हो जाएगा, घट के आ जाएगा 2, कट गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, एक सोना अभी भी कम है तो एक सोना दे देंगे, और तो एक सोना और हो जाएगा, और 25 अठे कितना हो जाता है, 200, यानी अब कट जाएगा। अब बताइए, कट जा रहा है तो कितना आ रहा है, 1.08 आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको भाग देने पर आ रहा है 1.08 आ रहा है। दशमलव के बाद कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, कट जा रहा है, तो 1 2 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद हो जा रहा है, तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये वाला, बोल रहा है कि इतना 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 का 10वां पद निकाले। तो 10वां पद निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, a+9d हो जाता है, एगो कम हो जाता है, 10वां कहेगा तो 9 कर देना है, अगर 5वां कहता तो 4d कह देना है। ठीक है, ऐसे a का मान कहाँ से है, तो पहला ए उठा के लिख दीजिए, a हो जाएगा 9। d कहाँ से आएगा, तो पदों का अंतर कितना है भाई, 2 पदों का अंतर कितना है, देखिए 2 पर से 7 कितना बढ़ा है, 5 गो, 7 पर से 12 कितना, 5 गो बढ़ा है, यानी अंतर कितना का है, 5 का, तो यही 5 हो गया d, तो 2। अब यहाँ पे 9 बचे 45, अब 45 और 2 कितना जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये देखिए, ये बोल रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समषष्टभुज बोल रहा है ना, तो समषष्टभुज यानी कि 6 गो है ना,
तो 6 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा और उसमें 6 को क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब काटेंगे इसको तो इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा 2 हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 3 से गुना कर लीजिए। तो 25 यही कितना हो जाएगा 75। यही ऊपर का है √3 और नीचे क्या है 2, तो यही 75√3/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, 120 हो गया। अब 121 सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 121 में क्या बोला है, ये तो और आसान है, ये 11th में दिया है ना, इनवर्स फंक्शन में। और आप 10th में पढ़े होंगे कि 1/√3 साइन कितना का मान होता है, तो 45 का मान होता है। कितना का होता है 45 का, यानी π/4। तो इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। 45 का ही तो मान होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला देखिए, बोल रहा है कि 5 अंकों वाली संख्या में सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंकों का मौजूद अंक 2 हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इकाई दही सैकड़ा तो आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बना ले रहे हैं, ऐसे बना ले रहे हैं। हमको इसमें 5 गो अंक वाले संख्या लिखना है। 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 को हमने टेबल बना लिया है ना, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि सैकड़ा के स्थान पर 2 है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 2, चलिए 2 लिख दीजिए। फिर बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर मौजूद अंक, इकाई पर है मैंने मौजूद अंक जो है सैकड़ा के स्थान का अंक के दुगुना है। मैंने है इकाई के जगह जो होगा ये सैकड़ा के दुगुना होगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ इसका दुगुना कितना हो जाएगा 4। चलिए हो गया। अब बोल रहा है कि हजार के स्थान पर सोना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर सोना लिख दीजिए। चलिए ये हो गया। फिर बोल रहा है कि 10,000 के स्थान पर मौजूद जो अंक होगा, मतलब यहाँ पे 10,000 के, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 के स्थान पे क्या होगा, मौजूद जो अंक है सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पे मौजूद अंकों का योग। मतलब देखिए सैकड़ा के स्थान पर 2 है और इकाई अंक के स्थान पे 4 है, दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 4 2 6, यहाँ पे 6 10,000 के स्थान पे लिख देना था। ठीक है, अब बोला रहा था कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक जो होगा हजार के स्थान के मौजूद अंक से एगो कम। तो हजार के स्थान पे ये ना बोला है, जो दहाई के अंक के पर स्थान पर अंक जो होगा 10,000, अच्छा 10,000 के स्थान के मौजूद अंक से एक कम। तो 10,000 के स्थान पे 6 है, 6 से एगो कम का होगा 5। तो ये हो गया दहाई के स्थान पे, यानी होगा 60,254, 60,254, 60,254। देखिए कहाँ है, तो 60,254 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। देखिए देखने में कितना बड़ा सवाल है, अब बहुत ही आसान था, है ना। आगे देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंब कोणीय कहलाती है यदि उनके बीच का कोण डॉट हो। ठीक है, तो जब भी अगर आपका ऐसे बोल दे सवाल, तो इसका आंसर आपको याद रख लेना है कि क्या इसका आंसर होगा। जब भी कोई कह देगा कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंब कोणीय कहलाते हैं जब उनके बीच का कोण क्या होता है, समकोण होता है तब। तो समकोण का है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि इतना बराबर 0 है तो इतना का मान कितना होगा। देखिए सोल्व करके लिखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, ये समीकरण जो दिया था लिख दिए हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए तो है देखिए 5 गो एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गो एक्स स्क्वायर है, 1 गो एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सब कुछ चीज को हम यहीं छाप दे रहे हैं। चलिए छाप दिए बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम देखिए क्या किए हैं, हम इस 4x स्क्वायर को इस किसके साथ 4x स्क्वायर को और यहाँ पे 4xy को, है ना, और ये y स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, एक साथ ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। और इसको हम 2 इंटू है ना, 2 इंटू है, ए की जगह कितना है 2x, तो 2x लिख देंगे। अब b की जगह पे कितना यहाँ y मानेंगे तो b, और इस y का स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में है एक्स स्क्वायर है 2x है +1 को हम एक जगह लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस सूत्र में सेट हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 2x है, बी की जगह y है, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए
इहो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर उतना आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको बढ़ाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसको हम एक बार कितना 0 के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं और इसको एक बार हम 0 के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो x प्लस 1 बराबर 0, 1 के बराबर 0 लेंगे तो उधर जाएगा तो -1, तो यानी x का मान -1 आया। अब इस x के जगह पे हम -1 भरेंगे तो यहाँ से y निकल जाएगा तो -2, और यहाँ y का मान निकालेंगे तो यहाँ से -2 हट गया तो +2 हो गया। यानी हमें x का मान -1, y का मान 2। तो निकालना क्या था, निकालना था 2x प्लस 3y, तो 2x के मान -1, 3y के मान 2, -2, 3 दूना 6, घटाएंगे तो 4, तो इसका आंसर होगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना आया है, तो ऑप्शन देखिए सी नंबर में दिया है 4 आया था। अब अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि एक अनुक्रम दिया है इस तरह से, इसके अनंत पदों का योग निकालना है, ये जीपी में है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, तो देखिए हमने क्या किया है कि इस सवाल को पहले लिख दिया है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और r का मान कैसे निकलेगा, ये आपका r2 बटा r1 है ना, a2 बटा a1 कर देते हैं। यानी कि हमारा अगर निकालते हैं तो देखिए a2 का मान कितना है आपका 1/3 है, a1 का मान कितना है 1 है, भाग देंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। यानी a का मान r का मान पता जब चल गया तो हम इसका योग अनंत पदों का योग निकालने का जीपी में सूत्र होता है a/1 माइनस r, और a का मान हमें 1 आया है और 1 ऐसे छोड़ देंगे, r का मान 1/3 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ऊपर 1 है और नीचे 1 में से 3, 1/3 घटेगा, 3 कम 3, 3 में से 1 घटेगा, यानी 2/3 आएगा, और इसको उलट देंगे तो 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना आ गया 3/2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल है 126 नंबर, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इतना 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 जो है आपका समानांतर श्रेणी में है, तो क्या सही हुआ, क्या कौन सा होगा, ये देखना है आपको कि कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे बनाते हैं इसको, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा जो दिया था एपी में है उसको लिख दिए हैं, हम सब में 2 जोड़ के इसको लिखेंगे, 2 जोड़ के लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, चलिए एगो हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे कितना था b प्लस सी माइनस ए बटा ए है ना, इसमें आप 2 जोड़ के देखेंगे, बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो a आएगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, अब माइनस कितना है a, और उसके बाद में जैसे ही आप इसको 2 में a में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। अब आपको पता होगा ये 2a में से है ए को माइनस ए घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस ए बचेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट कर दिए हैं, इसको सॉल्व करके ए जो 2 को जोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे ये 2 इसमें प्लस जैसे ही 2 करेंगे तो 2b में से एगो b घट के तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा ए बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, इस सबको करके आप देख लीजिएगा, सब में 2 जोड़ के इतना आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या किए हैं कि सभी में हम a प्लस बी प्लस सी से इसमें भी भाग इसमें भी भाग इसमें भी भाग, तो ये कट जाएगा, सब में भाग देंगे, यहाँ पे देखिए भाग दिए हैं तो क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा देखिए 1/a 1/b 1/c, जो कि AP में है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर दिया है सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 126 हो गया, 127 देखिए ये बोल रहा है आपका कि इक्वेशन के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो सिंपल है, इक्वेशन में कितना अक्षर है पहले गिन लीजिए आप, कितना अक्षर है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 फैक्टोरियल निकाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको सबको गुना कर लीजिए। तो जैसे ही आपका सबको इसको गुना करिएगा ना तो पता है कितना आ जाएगा 40,320, 40,320 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 40,320। अगला सवाल 127 हो गया, 128 देखिए ये बोल रहा है कि यदि ताश के गड्डी से 2 गो पाता निकाला जा रहा है तो बेगम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, बेगम आने की संभावना जो बोल रहा है यानी प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो प्रायिकता निकालने की फार्मूला होता है कि जो पी होता है एनी बटे एन एस होता है, मतलब कुल घटना ऊपर लिखना है। तो आपको 2 गो पता निकालना है और बेगम कै गो रहता है टोटल पत्तों में
4 गो होता है, तो 4 गो में से ही 2 गो खींचना है बेगम, ठीक है। 4 गो होता है टोटल बेगम, और उसमें से आपको 4 गो में से आपको कै गो खींचना है, 2 गो, तो 4C2 इसका ही घटना ऊपर लिख देना है, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, टोटल 52 पत्ते होते हैं, इस 52 पत्तों में से आपको कै गो निकालना है, 2 गो, तो यानी 52C2 नीचे लिख देना है। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका ऊपर कितना आया था, 4C2 है, और नीचे कितना आया था, 52C2 आया था, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका आएगा 4 गुने 3, ठीक है, ये 2 से दिन नीचे खत्म हो गया, और इसका 52 गुने कितना आएगा, 52 गुने 51, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 13 चौका 52, 13 बार में कट जाएगा, और ये 17 3 51, 17 बार में कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे क्या है, 13 गुने 17 आएगा नीचे, तो ऊपर 1 और नीचे 13 गुने 17 आप गुना करके लिख दीजिए, आराम से बन जाएगा, 17 3 51, फिर 17 एकम 17, जोड़ के देखिए 1 7 5 12 2, 221 आ रहा है, नीचे आ रहा है 221, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी 1/221। ऑप्शन नंबर कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला देखिए, बोल रहा है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अधिक अंकित किया गया है, अंकित मूल्य पर 5%, 10 और 20% का 2 क्रमिक छूट देने के बाद X% का लाभ पर बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, क्रय मूल्य से आपका कितना बोला था, 100%, 100% पर क्रय मूल्य तो अपना कुछ भी रहता है, 100% अधिक बोल रहा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया गया था, है ना, क्रय मूल्य, तो 100% पहले कर लेते हैं, तो 100/100 काटोगे, है ना, 100% का मतलब होता है 100/100 काटोगे तो 1/1 आएगा, ठीक है। 5% का मतलब होता है 5/100, और इसको काटोगे तो 1/20 आएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं। उसी तरह से 20% को लिखोगे तो 1/5 आएगा। तो अब इसको आपका यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका नीचे क्या है 1, इसका नीचे क्या है 20, इसका नीचे क्या है 5, तो इस सबको गुना में सामने सामने लिख लीजिए, 1 20 5, ठीक है। अब इसके में छूट की बात की गई है, छूट की बात की गई है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मतलब बोल रहा था कि 100% अधिक था, तो अधिक का मतलब इसको जोड़ेंगे, 1 में 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें छूट मिल रहा था, यानी 20 में 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें भी छूट मिल रहा था, तब 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे आपका 1 1 2, तो 2 19 2 4 भले, इसको गुना मार देंगे सामने सामने लिख के, ठीक है। और इसको भी गुना मार देंगे सामने सामने लिख के, तो सबको गुना करेंगे तो 100, इस सबको गुना करेंगे तो आपका 152, और यहाँ पे 100% से कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप देख ही लीजिए कितना परसेंट ज़्यादा, तो भाई 52 को बढ़ गया है, यानी 52% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52%, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये वाला सवाल, ये बोल रहा है कि ये जो डाटा दिया गया इसका माध्यिका निकालना है, तो इस डाटा का माध्यिका कैसे निकलेगा, देखिए बताते हैं आपको। देखिए तो इसमें हम क्या किए हैं, 1/2 है, 2/7 है, 3/4 है, 1/3 है, 5/8 है, सबको भाग दीजिए, इस 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, फिर 7 से इसको भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर 3 से इसको 3 में 4 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 3 में 1 में 3 से भाग देंगे तो इतना आएगा, 5 में फिर 8 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में लिखा जाता है, और आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में जो होता है वही उसका माध्यिका कहलाता है। तो आप इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में देख लीजिए, है ना, तो कितना है पद देख रहे हैं, 5 गो पद है, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला कौन पड़ेगा, तो बीच वाला कितना, तो आपका तीसरा बीच वाला पड़ेगा, तीसरा जो होगा इधर से 2 गो छोड़ देंगे और इधर से 2 गो छोड़ देंगे तो बीच वाला यही पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर जो अंक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर पर जो अंक होगा। तो 1 नंबर पर कौन आएगा, ये थोड़ा डाटा इधर उधर है तो इसको 1 नंबर पर देखते हैं, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 0.28 है, यानी 1 नंबर में आएगा। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा आपका आएगा 0.33 है, यानी आपका दूसरा नंबर पे डाटा कौन सा आ जाएगा, 0.33 वाला आएगा। और तीसरा डाटा कौन आ जाएगा, इससे बड़ा कौन है, तो ये 0.50 यानी 50, यानी ये तीसरा नंबर डाटा आएगा। तो आपको बोले है ना कि तीसरा जो होगा 1 2 3 है ना, और 4 और 5, तो आप बीच वाला जो होगा तीसरा डाटा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसका तीसरा डाटा कितना है, इसका मान कितना है 1/2, जो कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला, ये बोल रहा है इसके हम तो इसका सोल्यूशन पीछे आपको पिछले वाले सेट में इसका हमने सोल्यूशन करके बताया भी था कि कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। ये जो है आपका, ये आपका जीपी में है, अनंत पदों का
बोल रहा है, तो इसका आपका योग निकालना है। कैसे निकालना है, इसका मान निकालना, देखिए कैसे। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे इसको। देखिए हमने ऐसे ही नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद क्या किया है, इसका पावर जो होगा, देखिए आधार सबका सेम है, और तो पावर इसका जुड़ जाएगा, है ना। तो आधार इसको ऐसे 6 लिख दिए, सबको पावर जोड़ दिया है, ठीक है, सबको प्लस में अनंत तक ले। अब इसके बाद में आपको पता होगा कि ये जीपी में है, जीपी में है, तो ये पे आपको क्या करेंगे, ए का मान लिख देंगे, और यहाँ पे आर का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा टर्म बटा पहला टर्म। तो आर का मान, ये दूसरा टर्म क्या है, 1/4, और पहला टर्म 1/2, भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। यानी आर का भी मान 1/2, और ए का भी मान आपका आ गया 1/2, और आपका तो हो क्या जाएगा, इस जीपी के योग में है ना। तो अनंत पदों का योग क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, A/1 - R, है ना, इसका योग। तो यहाँ पे 6 लिख दिए, और इसका फॉर्मूला भर दिए, तो ए के मान 1/2 आया था, एक, है ना, एक में से 1/R, यानी कि 1 R का मान कितना है, एक में से R घटाएंगे, R का मान 1/2 ही आया था, तो घटाएंगे तो 1/2 ही ना आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख दिए हैं। अब इसके बाद में ये दोनों को काट दिए हैं, तो कितना आएगा, 6 के पावर 1, यानी 6 आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका कि आंसर हो गया आपका 6, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखिए, ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य की बात कर ले तो पहले के कथन सत्य है, क्योंकि इस पूरक का मतलब होता है u माइनस यू, यू मतलब u में से घटेगा, यानी जीरो, जीरो का मतलब होता है 5, यानी कि जो कि आपका सही बता रहा है, ठीक है, यानी पहला सही है, ये दूसरा तो गलत बता रहा है, ये तीसरा सही है। कैसे भाई, किसका यह फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर आपका आई से दे दे, ठीक है, और इस पर पूरक लगाए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों का अलग अलग पूरक लिखा जाता है, उलट जाता है, यानी यू की तरफ ये इंटरसेक्शन है, तो यूनियन बन जाता है, याद रखिएगा, दोनों पर पूरक लग जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है, यानी कुल मिला के कहें तो हमारा ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। अगला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता घटित होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता याद रखना कि 0 होता है, शून्य घटना, असंभव घटना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होता है, शून्य होता है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। और क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a log 2 बेस x बराबर b log 4 बेस x हो, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमने इसको ऐसे ही छोड़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी लॉग यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 नीचे बेस ले लेंगे 4, और एक बार हम 2 ऊपर लेकर बेस लेके लिख सकते हैं, ठीक है। 4 है ना, तो हम अपना से बेस 2 लिख कर लिख सकते हैं 4 और x को नीचे ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 जो है पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे ये 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 के पावर 2, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लॉग m के पावर m होता है, तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे ही छोड़िए, इसका मान 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, और ये लॉग 2 बेस x है। और इधर जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे, देखिए ये वाला चलते गया है ना, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ भी ये सब लिखाते जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखाते लिखाते यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे हम, और इधर हम क्या करेंगे, देखिए ये log 2 बेस x, ये 2 बेस x कट जाएगा log, और यहाँ पे बच जाएगा b/2, और इधर a। अब इसको हम जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा, ये 2 में a से गुना हो जाएगा, तो यानी 2a हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया 134 नंबर सवाल का, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, ये बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी डी एक ऐसी 4 संख्याएं हैं जिसमें ए और बी का लघुत्तम आपका एलसीएम बी है, बी सी का आपका सी है, ठीक है, और सी डी का आपका डी है। तो ए डी का ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको दिया हुआ था ए और बी का एलसीएम लॉसक कितना था, बी, बी और सी का लॉसक कितना था, सी, सी और डी का लॉसक कितना था, डी। तो इसी प्रकार ए बी सी डी का लॉसक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। जैसे आपको सीधी सीधी एक एग्जांपल से समझाता हूं, 2 4 का लघुत्तम एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है, 2 4 हो गया ना। उसी तरह से आपका 2 4 है ना,
उसके बाद में मान लीजिए कि आपका 8 हो गया, है ना? फिर मान लीजिए कि आपका 16 हो गया, ठीक है? तो इसी तरह से आप 2, 4, 8, 16 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा ना जी? तो उसी तरह से इस तरह से आया हुआ है कि ए, बी, सी, डी का एलसीएम कितना हो रहा है? डी हो रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 2, 4, 6 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेष 1 हो जाए, किंतु 7 से विभाजित किए पर शेष कुछ नहीं बचता है, ठीक है? तो ऐसी संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है? तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि 2, 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है? और हम संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें x लगा के मान लेंगे 60x + 1 और इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम x का मान यदि 1 लेते हैं तो 60 एकम 60 है, 1 61 हो जाएगा और 61 को 7 से भाग देंगे तो ये विभाज्य नहीं होगा, हमको विभाज्य होना चाहिए। तो 5 से अब करके देखते हैं। 5 x के जगह भरेंगे हम यहाँ पे, इसका x के जगह पे हम यहाँ 1 भरे हैं ना, वहाँ पे हम 5 भर के देखते हैं। तो 5 भरेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी 300 1 जोड़ देंगे तो 301 आएगा, जो कि 7 से काटने पर ये 7 से कट जाएगा, 43 बार में शेष आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका सही हो सकता है। तो इसका आंसर आपका 301 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 301। ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना? ऐसे आपको काटिएगा 7 से तो ये कट जाएगा, ये सब नहीं कटेगा, ठीक है? तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, 7 से डिवाइड होने वाला, शेष कुछ नहीं बचने वाला, तो यही आंसर होगा 301, ठीक है? तो आप देखते हैं अगला सवाल, ये 300 वाले 136 हो गया, अब 137 नंबर देखते हैं। 137 नंबर देखिए क्या बोला है। यहाँ पे बोला है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग कितना है? 72 दिया है। मौस लस मौसा लस भी दे दिया है। इनके दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, क्या होगा? तो चलिए देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए दो संख्याओं का योग मतलब a + b कितना दिया था? 72, तो ये लिख दिए। मौसा 2 दिया था और लसा हमें 102 दिया था, हमने लिख दिया। और हम पता है हमें कि मौसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लसा होता है, यानी a गुने b का मान कितना हो जाएगा? मौसा कितना था 2 और लसा कितना था 102, यानी दोनों का गुणन हो जाएगा। और व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा था, पहली संख्या a या दूसरी संख्या b मानते तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? एक बार a 1/b a हो जाएगा, एक बार 1/b हो जाएगा, इसका योग पूछ रहा है। ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी, और इन दोनों को करेंगे तो बी प्लस ए आएगा, है ना ऊपर, लेकिन ए प्लस हमने बी लिखा है सीधा सीधी, क्योंकि भाई ए प्लस बी का मान हमें पता है। इसका ए प्लस बी का मान कितना दिया था? 72, देखिए ऊपर दिया हुआ था ये 72। और ए गुने बी का हमने मान निकाल दिया है, देखिए ए गुने बी का मान कितना निकाला है, देखिए यहाँ पे ये भर देंगे। चलिए तो भर रहे हैं, ए प्लस बी का मान 72 और ए गुने बी का मान 2 गुने 102। अब इसको काट छाट करना है मेरे को, तो ये 36 बार में गया, फिर 36 का आधा 18, इसका आधा 51, फिर इसका 3 से काटे तो 36 18, फिर 37 51, यानी 6 बटा इसका 17 आंसर हो जाएगा, 6/17, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 6/17, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पति उसकी पत्नी का आयु का औसत आयु 23 वर्ष। अब उसके परिवार में पति, पत्नी और उसके पुत्र शामिल है, तो उसका औसत कितना है? भाई दिया है 34 वर्ष। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है पुत्र का, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है कि 20 वर्ष पहले की बात है, हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी का आयु का योग निकाल रहा हूँ, औसत आयु का योग निकाल रहा हूँ। तो क्या करूंगा, पति और पत्नी कितने हैं? 2 आदमी हैं और इसका औसत आयु दिया था 23, तो 23 दूना कितना हो गया? 46। अब वर्तमान में निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 20 साल पहले की बात हुई है तो हम 20-20 साल दोनों में बढ़ा देंगे, पति में भी 20 साल और पत्नी में भी 20 साल, यानी 20-20 40 और 46 कितना हो जाएगा? 86 वर्ष हो जाएगा अभी वर्तमान में, ठीक है? 86 साल के हो जाएंगे दोनों का। अब वर्तमान में क्या है, पति, पत्नी और एगो पुत्र भी शामिल हो जा रहा है और उसका औसत दिया था 34। तो कितने इंसान हुए? 3। तो 34 में 3 से गुना करोगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है?
अब वर्तमान में पुत्र की आयु निकालना है तो 102 जो आया है उसमें से क्या करेंगे, पति पत्नी वाला हटा देंगे तो पुत्र की बच जाएगा, यानी 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 16 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि भाई एक सीढ़ी के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, दीवार से सीढ़ी का पाद बिंदु से कितना है, इतना दूरी है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालो। तो देखो इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो ईजी है। देखिए इसको हम ऐसे यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। एक है दीवार, है सीढ़ी लगा दिया हमने दीवार पे, ठीक है, और ये सीढ़ी यही देखिए दीवार के पाद बिंदु है, सीढ़ी के पाद बिंदु से दूरी कितना बोल रहा है, 4√2 मीटर बोल रहा है, और इसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बोल रहा है, 45 का कोण बना रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि है सीढ़ी की लंबाई है या आपका दूरी जो है यही पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए नीचे वाला आधार कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, 90 का कोण बनता है। तो ये आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में। ये 45 है तो कॉस 45 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है 4√2, तो 4√2 ऊपर लिख देंगे और नीचे आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है, इसको है कर्ण जो निकालना है उसको x मान के चलो भाई। अब इसको आगे बढ़ाओगे दोस्तों तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और ऊपर आया है 4√2 और नीचे हमने x माना है, तिरछा तिरछी गुना कर लो, x में इससे करोगे x से तो x हो गया, और इसको √2 से है में करोगे 4√2 में, तो √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी x का मान 8 आ जाएगा, यानी सीढ़ी की लंबाई दूरी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था इसलिए ऐसे ही बना दिए क्या। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, मैं चैप्टर वाइज मैंने जितना भी सेट करा रहा है और करा रखा है सबका आपको चाहिएगा पीडीएफ भी तो मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़ना पड़ेगा तब मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा बोला गया है कि एक साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल के हिसाब से तय की जाती है, एक जॉगर उससे दुगुना समय में, है ना, उसे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल के चालक और जॉगर की चाल के अनुपात निकालना है। साइकिल के चाल और जॉगर की चाल दोनों का चाल निकालना है। साइकिल का चाल ऊपर लिखा है, जॉगर की चाल नीचे लिख दिया है, इसका अनुपात। तो साइकिल की चाल क्या था d/2, और इसका जो जॉगर से क्या हो रहा था कि उसका आधा दूरी तय करने में दुगुना टाइम लग रहा था, तो ये हो गया चाल। अब इसके बाद ये वाला वैसे ही छोड़ दिए हम, और इसको जब क्या होगा उल्टेगा तो डी नीचे चल जाएगा, हाई 2 और 2t ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट कूट करना पड़ेगा आपको, डी से डी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2 दूना 4 और नीचे 1, यानी कि 4:1 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल ये देखिए, अब देखिए ये सवाल बोला है कि ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, तो ए और सी का अनुपात कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। यहाँ बी देखिए बराबर दिख रहा है क्या, बी के जगह पे अनुपात 3 दिया है और बी के जगह पे यहाँ पे भी 3 दिया है, तो आपको तो देख रहे हैं ए बी ऐसे लिख देते हैं, बी और सी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं ये बी दोनों सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो हम 3 लिख सकते हैं अनुपात में, दोनों तो सेम ही है। सी के जगह पे कितना है 7 दिया है, और ए के जगह पे कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल दिए ना, ए के कितना हो जाएगा 7 और सी के जगह पे कितना हो जाएगा, भले ए के जगह पे 5 हो जाएगा और सी के जगह पे 7 हो जाएगा, बी तो बराबरे है, तो मेरे को ए और सी चाहिए था, तो ए के जगह 5 और सी के जगह 7, यानी 5/7 हो जाएगा, यानी 5:7 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, ये बोला कि ए का मान इतना है और बी का मान 7 है, मतलब ए और बी का अनुपात दे दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको भर के बनाते हैं। तो देखिए हमने कैसे भरा है, ए के जगह 2 दिया है, बी के जगह 7, तो हमें मान जो निकालना है वहाँ पे ए के जगह 2 भर दिए हैं और बी के जगह 7, ए के जगह 2, बी के जगह 7, और सोल्व करेंगे इसको। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 7 दूना 14, यहाँ पे जोड़ जार करके 20, यहाँ पे घटा उठा के -4 काटेंगे तो 5 -1 है ना, और 5 में हम -1 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा -5, आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपका -5 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है आंसर। अब अगला सवाल ये देखिए, बोला कि एक आदमी 12,000 रुपया एक वाशिंग मशीन खरीदता है 12,000 रुपया में,
और वह तुरंत 2000 रुपये का भुगतान कर देता है, तो उसके पास कितना बच जाएगा? 12,000 में से 2000 तो दे दिया तो 10,000। शेष राशि को 1 वर्ष के हिसाब से 10% के वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करना पड़ता है। मतलब आपका 10,000 रुपया का आपको 1 वर्ष के बाद 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो वॉशिंग मशीन के लिए भुगतान किए जाने का कुल राशि कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, शेष मूलधन कितना हो जाएगा? तब 12,000 में से 2,000 दे दिया था तो 1,000। अब 1,000 का हम एसआई निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे 1 वर्ष के लिए। ये पी आगुने आर, आर कितना था? 10%, और टी का मान कितना? 1 वर्ष पर निकालना था बटा 100। अब इसको काट छाट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चल जाएगा तो 1,000 बच जाएगा इसका ब्याज। और हमें कुल भुगतान करना था तो 2,000 तो पहले दे दिया था, 10,000 और था, 1,000 ब्याज देगा तो टोटल उसको 13,000 देना पड़ा। 2,000 तो दे दिया था, 10,000 और देगा, 1,000 ब्याजवा देगा तो 13,000 रुपया देगा। ठीक है, तो 13,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए 144 नंबर। ये बोल रहा है कि रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चल रहा है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, और साइकिल और पैदल दोनों का द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने के में रविकांत 7 घंटे टाइम ले रहा है, तो कितने घंटे साइकिल चलाया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 घंटे साइकिल के हिसाब से अगर देखा जाए, साइकिल से उसको 1 घंटा लग रहा है, तो पैदल कितना लगेगा? 7 घंटे का हो रहा था ना, तो मान लो कि 1 घंटा अगर साइकिल से गया है तो 7 माइनस 1 घंटा आपका पैदल गया होगा क्या? अब प्रश्न से कुल दूरी हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? चाल गुने उसका कौन सी चाल गुने उसका क्या टाइम समय, तो इसका 3 अगर चाल था तो कितना, ये पैदल के हिसाब से 3 के चाल चल रहा था तो उसका समय कितना था? इतना था। और इतना के चाल चल रहा था तो इतना इसका समय था। तो इसको गुना करने पर यहाँ पे 12.5x, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7×21 3 एक्स हो जाएगा। और ये 12.5 में से 3 को घट जाएगा तो 9.5 बच जाएगा। ये 21 से छोड़ देंगे, कुल दूरी हमें 40 पता था। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 21 में से 40 में से 21 आके घट जाएगा, ये 9.5 है इधर, और घटने पर क्या हो गया? 19, और ये इसमें 19 में 9.5 से भाग दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 9.5 दूना 19 हो जाता है, यानी 2 घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 घंटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कितने घंटे साइकिल चलाया? 2 घंटा। अब अगला सवाल है कि 2 खंबे जमीन पर खड़े हैं और पाद बिंदु और शीर्षों के बीच की दूरियां जो है, एगो 48 मीटर है, एगो 50 मीटर है, और दोनों तो यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंबे की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 2 को खंबा, एक ये खंबा हो गया ए बी, एगो मान लीजिए सी डी हो गया। ठीक है, अब आपको ये छोटका खंबा की ऊंचाई दिया था 10 मीटर। ठीक है, और ये बड़का खंबा के ऊंचाई हमें निकालना था, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। और दोनों के पाद बिंदु के दूरी एगो के 48 दिया था, और एगो शीर्षों की दूरी ऊंचाई दिया था कितना? शीर्षों की और पाद बिंदु के दूरी दिया था आपका 48, और शीर्षों के कितना दिया था? 50 दिया था। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 था तो ये भी 10 हो गया था। तो ये वाला जो दूरी है हमें निकालना है, कौन सा दूरी निकालना है? ये वाला। पहले ये निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये और ये एक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर हमें लंब निकालना है तो एक कर्ण में से ये आधार को घटा देंगे तो ये हमारा इसका लंब निकल जाएगा। और ये लंब निकल जाएगा तो ये जो मान होगा इसमें हम 10 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए ए का मान क्या किए हैं? 50 में से 48 का घटाए हैं तो 50 48 एक बार जोड़ देंगे, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में कर दिए। ठीक है, तो 50 48 जोड़े तो 98 हो गया, घटाए तो 2 आ गया है, और गुना किए तो 196। 196 किसका वर्गमूल होता है भाई? 196 का वर्गमूल 14 हो जाता है। और नीचे 10 दिया था छोटका, और ये 14 कितना हो जाएगा? 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 10 मतलब मेरे को ये आ गया यहाँ तक ले 14 आ गया, और ये है हमारा यहाँ तक 10, तो टोटल जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा। तो 14 या 10 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। अब अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि 15 गो पुरुष है या 25 गो महिलाएं जो है एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, तो 9 गो पुरुष और 18 गो महिला इसे कितना दिन में काटेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सॉल्व किया है। देखिए 15 गो अगर पुरुष है तो एम मान लेते हैं, पुरुष को मैन एम, तो
22 दिन लगा रहा है, तो एक पुरुष कितना दिन में काटेगा, इसको गुना कर दीजिए 22 गुने 15, तो कितना आ जाएगा 330 दिन लगा देगा। अब एक एक आदमी अब बोल रहा है कि फिर या के मतलब और उसी को या 25 गो औरत जो थी, ओमैन जो थी 22 दिन में काट रही थी, तो इसको हम एक औरत को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुने 25 गुना मार देंगे तो कितना आ जाएगा 550 हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि एक मैन को इतना दिन लग रहा है और एक औरत को इतना दिन लग रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए फट से ना, तो 1650 एलसीएम आएगा। और इसको अगर इतना से अगर भाग देते हैं 1650 को तो 5 बार में, और ये 550 को अगर 1650 में भाग देते हैं तो 3 बार में कटेगा। इफिशियंसी दोनों का पता चल गया, तो हमें ये टोटल वर्क जो है ऊपर लिखा जाएगा। और ये हमें बोला गया था कि 9 गो पुरुष जो था और 18 गो महिला जो है कितना दिन में करेंगे। ये टोटल हमें वर्क पता चल गया है, ऊपर लिख दिए। तो 9 गुने एक मैन का मतलब जितना निकला था ना, एक मैन का एफिशिएंसी कितना था 5, तो 9 गो मैन का क्या हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा। और इसी तरह से 18 गो औरत को करना था, तो एक औरत का कितना 3 एफिशिएंसी आया था, देख लीजिए आया ना क्षमता 3, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 18। अब इसको 9 पचे 45, 18 3 54, अब जोड़ जार किए तो 99 हो गया, 99 से हम इसको भाग लगाएंगे तो काट कूट करने पर हमें 50/3 आ रहा है। आप काट कूट करके देख लीजिए, तो इसको आपका पूर्णांक तोड़ने पर 16.2/3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि वो 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई कर पाए, है ना, खोद पाए। तो अब उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदमी काम पे लगाना होगा कितना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कुल समय कितना 350 दिन लग रहा था। ठीक है, शेष समय निकालना हो तो 200 को माइनस कर देंगे। कैसे, क्योंकि हमारा उसमें बोला गया था कि 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी खोदाई करना था, 45 गो आदमी था। 200 दिन बाद में उसको पता चला कि 4.5 किलोमीटर खोदाई हुआ है, तो 200 दिन बाद हो रहा है, यानी 350 में से 200 दिन तक काम हो गया, तो उसको घटा देंगे तो कितना बच गया 150 हो गया। अब क्या हुआ, अगर मान लो कि एक आदमी जो है 7.5 किलोमीटर लंबी नहर को 150 दिनों में खोद देता है लोग, तो कैसे अब इसको हम करेंगे, तो 200 जो था वो 45 के हिसाब से, है ना, और 150 अगुने एक व्यक्ति को कितना, तो 4.5 और नीचे कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब इसको हम काट छाट करने पर इसको सबको काट रहे हैं, तो हमारे कितना आ रहा है काटने पर, कैसे कैसे काटे हैं, दशमलव से दशमलव काट दिए हैं, है ना, और 15 पचे 75 और 15 तिया 45। ठीक है, उसके बाद हमने सोना से सोना काटा है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया है 15 तिया 45 सही 3 से 3 काट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, ये सब कट गया था, 5 बच गया है और 20 बच गया था, 20 बचे 100, तो 100 आदमी उसको लगाना पड़ेगा वहां। ठीक है, तो इसको कितना आदमी और लगाना पड़ेगा 100 गो आदमी। ठीक है, तो 100 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखते हैं 147 हो गया, अब 148 देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर आपका 120 मीटर की दूरी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही भी बना सकते हैं कि एक मीनार है ना, और मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु से जमीन पर एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे कितना मीटर दूरी पर, तो 120 मीटर दूरी पर। ठीक है, और मीनार के उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 का, यहाँ पे 60 का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है कि मीनार के ऊंचाई, यानी ये आपको निकालना है, तो इसको एच मान लीजिए। तो ये कोण के सामने जो दे रहा है उसको हम लंब बोलते हैं, यानी पी बोलते हैं, और नीचे वाले बी बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। तो पी बाई बी किस में होता है tan में, तो tan 60 ले लेंगे हम, tan 60 पी बाई बी। ठीक है, यानी हम कितना लिख लेंगे tan 60 बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे पी बाई बी, तो पी के स्थान पे कितना एच माने हैं, तो एच, और बी के मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 एच बटा है 120 बचेगा, यानी कि √3 बराबर हो जाएगा एच बटे 120। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 120 में √3 से, तो कितना आ जाएगा 120 √3, इसका आंसर हो जाएगा एच का मान, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया।
आगे देखिए ये वाला बोला कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर जा रही दो कारों जो कि एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है को देखने जाने पर अनुमान कोण एगोरा के अल्फा बन रहा है, एगोरा के बीटा बन रहा है। तो अल्फा जो है बीटा से बड़ा है, तो आपका tan अल्फा का मान दिया है √3, tan बीटा का मान दिया है 1/√2। तो मीनार के ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालते देखिए, देखिए तो हमने एक मीनार बना दिया, h मीटर इसका ऊंचाई मान लिया, ठीक है। और ये मीनार से इसका अनुमान कोण दो दो कार है, मान लो कि एगो डी है, एगो सी और डी, दो गो कार है, ठीक है। तो इसका अनुमान कोण बन रहा था, इसे बनता है ना, एगो यहाँ पे बनेगा और एगो ऊपर बनेगा। तो एकांतर कोण के हिसाब से अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमने कर लिया है। उसके बाद में इसका अगर दूरी हम x मानते हैं, क्या x मान लेते हैं, और इसका ऊंचाई को हमने h मान लिया है, राइट। और ये दोनों कारों के बीच की दूरी 120 दिया था। अब आगे देखते हैं, तो tan अल्फा अगर लेते हैं, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और नीचे वाला आधार, यानी h/x हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हूँ। अब tan अल्फा, अल्फा के मान कितना, tan अल्फा दिया था ना √3, भर दिए √3। अब इसको तिरछा तिरछी गुना मारेंगे हम, ये x कहाँ पे, इस √3 की जगह पे चला गया, तो h बटा कितना हो गया √3, है ना, या h बराबर √3x हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए। और एक बार हम बीटा लेंगे, tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चित्र में दिखा देते हैं। ये tan बीटा अगर लेते हैं, ये इसके सामने वाला ही लंब हो गया और ये आधार नीचे हो जाएगा, तो यानी आधार में x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस कितना है, x हो जाएगा, और ये 120 भी जुड़ जाएगा। आधार में आपका b में आपका ही x प्लस 120 रहेगा और ऊंचाई तो h ही रहेगा, तो tan बीटा लेना है। तो हमने वही किया है, h/x प्लस 120, और tan बीटा का मान 1/√3 दिया था। आगे बढ़ाएंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक में h में √3 से √3h, और एक से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे हम, तो h के मान कितना आया था √3x, तो √3x भर देंगे यहाँ पे, तो √3x भरे हैं, तो √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, x है तो x, और x प्लस 20 है ना 120। अब x इधर आके घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, इधर 120 काटेंगे तो 60 आ गया, ठीक है, x का मान। अब समीकरण 1 में भर देंगे, तो समीकरण 1 h बराबर √3x आया था ना, तो x की जगह 60 भरेंगे तो कितना आ गया, 60√3 मीटर h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आया हमारा, 60√3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए ये वाला, ये लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल बोला है कि किसी स्कूल में 20 गो शिक्षक है जो गणित भौतिकी पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं 20 गो शिक्षक में। 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं, 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो ऐसे कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए तो इसको आप डायग्राम से आराम से बना सकते हैं। देखिए एक डायग्राम बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। आपको बोला है 20 गो शिक्षक है टोटल, माने दोनों में मान लीजिए है ये आपका, एक बोला है गणित और एक बोला है भौतिकी, ठीक है। तो अगर हम इसको गणित मानते हैं, इस डायग्राम को गणित मानते हैं, इस डायग्राम को भौतिकी मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब बताइए, अब कह रहा था कि जो कि गणित या भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, 4 शिक्षक केवल आपका गणित पढ़ाते हैं, 4 गो शिक्षक केवल गणित। चलो भाई 4 गो शिक्षक गणित में लिखा जाता है, 4 शिक्षक भौतिक और गणित दोनों पढ़ाता है, माने भौतिक और गणित दोनों कितना भाई 4 गो पढ़ा रहा है, दोनों में है ना, ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ जा रहा है, जो दोनों पढ़ाने वाला 4 गो है। तो कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, टोटल कितना था 20 गो, 4 4 8 गो हो गया, तो कितना और बच जाएगा, 12 गो और बचेगा, तभी तो 20 गो होगा। 4 4 8 और 12 20 हो जाएगा, है ना। तो आपका 12 गो जो शिक्षक है जो केवल आपका कौन सी पढ़ाएगा, भौतिकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, भौतिकी आपका कितना पढ़ाएगा, 12 गो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट हुआ। इसका भी अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देखिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए हमने डायग्राम इसी तरह से बना के देखिए बताया भी है, क्या देख लीजिए आया है ना, मेरा कितना आया है, 12 आया है, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट उसमें जाके कमेंट करें प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपका वीडियो लेकर आए और इस टोटल सेट को रूप मिनी पब्लिकेशन को कंप्लीट करा के हम जल्दी से जल्दी आपका किरण पब्लिकेशन का भी सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।